नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट जो 7/7/2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग करेंगे पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए। पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए, जिसमें हम लोग करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन। उसके बाद सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा और हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो इसका क्या हो जाएंगे आंसर? इसका हो जाएंगे अधिगम लक्ष्य, है ना। अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या भराएंगे? पहला में भराएंगे एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके? एक प्रदर्शन लक्ष्य के। पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। इसमें क्या हो जाएंगे? दोहराने एवं स्मरण करने को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे आंसर? इसका आंसर हो जाते हैं अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। जो अध्यापक होते हैं वो विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीड देते हैं। क्योंकि बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि संरचनात्मक परिवेश के साथ अध्यापक द्वारा विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करना और प्रक्रियाओं को बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक दिया जाना क्या होता है? अनुकूल नहीं हो सकते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? अनुकूल नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। बोला जा रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। उदाहरण एवं गैर उदाहरण को दोनों को इसमें देना चाहिए, क्योंकि किसी प्राथमिक कक्षा कक्ष में
एक शिक्षक को किसी विषय तथ्य को समझाने की क्रिया में उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों तरीकों से अपनाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ किसी विषय तत्व को शीघ्र समझ जाते हैं। तो हम लोग को उदाहरण के साथ समझाने से बच्चे को अधिक से अधिक क्या होंगे, समझने की क्षमता विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो इसका हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। अन्वेषण एवं परिचर्चा, क्योंकि अन्वेषण एवं परिचर्चा जो संबंधित क्रियाएं जो होती है उसमें अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलता है। इसमें बालक पहले अन्वेषण करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके पश्चात उसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के द्वारा अर्थपूर्ण परिमाण पर पहुंच जाता है, जिससे बालकों में सीखने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण माना जाता है? तो इसका क्या हो जाएंगे, इसके देखते हैं। इसका 1 2 3 4 5 यानी ये सभी हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इसका क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं। फर्स्ट से लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारण करना। प्रभावी अधिगम रणनीति जिसमें होता है लक्ष्य एवं समय सारणी को निर्धारण करना। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी हो जाएंगे। अगले पे चलते हैं 4 पे, हम उम्र साथी को समझाना। उसके बाद हो जाएंगे हम उम्र साथी को समझाना। उसके बाद नंबर 5 स्वयं से प्रश्न करना। इसमें क्या हो जाएंगे, स्वयं से प्रश्न करना। नेक्स्ट पे आते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जाता है इनमें से कौन सा वह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक वह अभिप्रेरणा का क्या बोला जा रहा है कि एक उदाहरण है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। शिक्षक है जो प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें क्या देते हैं, अंक देते हैं। अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक आंतरिक होती है ना, एक आंतरिक होती है, एक वाह होती है। एक आंतरिक होती है, एक वाह अभिप्रेरणा होती है। इसमें बोला जा रहा है कि मैं इसमें बोला जा रहा है कि मैं है ना, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यह बाह अभिप्रेरणा से क्या है, अभिलक्षित है। ये बाह अभिप्रेरणा का क्या है, एक तरह से उदाहरण मान सकते हैं हम। ठीक है, सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला जा रहा है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है?
तो इसका हो जाएंगे सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, क्योंकि इस एक तरह से क्या होती है, ये केंद्रीय भूमिका होती है। इस भूमिका में प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में सहयोग करता है और अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय वह शिक्षा की भूमिका में प्रत्येक बच्चे एवं समूहों की समस्याओं एवं कमियों की पहचान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। बोला जा रहा है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। बच्चों की जो गलतियां एवं क्या बोला जा रहा है कि भ्रांत धारणाएं जो होती है वो क्या है, क्योंकि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चों की गलतियां ही क्या होती है, सबसे ज़्यादा उसको मतलब आगे ले जाने में सक्षम होती हैं। कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयासों की जांच करता है और वह किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। किंतु क्या होगा कि इसके बावजूद वह विषय की मूलभूत जानकारी के अभाव में कई गलतियां करता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों को अगर गलती करे तो शिक्षक के लिए क्या हो जाएंगे, उसको समझाने में महत्वपूर्ण हो जाएंगे, है ना, सहायता मिलेगी, क्योंकि बच्चे जहाँ गलतियाँ कर रही है उसी चीज़ को शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में इसमें देखा जाता है। तो इसका आंसर पे चलते हैं। आंसर क्या हो जाएंगे, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, क्योंकि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाना समझा जाता है कि शिक्षा का यह दायित्व है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास कर सके और किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। बोला जा रहा है एक उचित या प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची को समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपरोक्त कथन प्रकाशित करती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको समिष्ट या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसका क्या हो जाएंगे, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोला जा रहा है कि आधारभूत मानसिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसका हो जाएगा सामाजिक, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया,
सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, क्योंकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक कारण, उसके बाद भाषा का क्या होता है, उसमें उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। निम्नलिखित कथनों में से बोला जा रहा है कि कौन सा विकास है जो विकास एवं अधिगम के बीच, दोनों के बीच का संबंध को क्या करता है, सही तरीके से उसको सूचित किया जाता है। तो उसमें हो जाएंगे विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं, क्योंकि विकास एक व्यापक शब्द होता है। विकास होता है जो एक तरह से व्यापक शब्द होता है, जिसमें समृद्ध, परिपक्वता, सीखने एवं समझने की क्षमता इत्यादि अंतर्निहित होते हैं। इसमें विकास में बच्चों के विकास के साथ इनमें शारीरिक विकास यानी अंगों का बढ़ना, मानसिक विकास यानी सोचने और समझने सारी चीज़ों की क्षमता बढ़ना। किंतु इसके विपरीत यदि बच्चों का विकास संतुलित तरीके से नहीं होता है तो उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, प्रभावित होते लगते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना जो होती है अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं स्कीमा। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्कीमा बोलते हैं। क्योंकि जो होती हैं संरचनाएं जो विकसित होती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चा वातावरण के तत्वों को पहचानता है और प्रतीकों की सहायता से क्या करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। इस प्रकार पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं अनुभव से सही अर्थ निकालना है ना, जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग स्कीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी को किस रूप में हम लोग देखते हैं। तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में हम लोग देखते हैं। इन दोनों का मानना है कि आयु की विभिन्न अवस्थाओं में, बोला जा रहा है कि इन दोनों का क्या मानना था कि आयु की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजित या प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक विनियोजन के माध्यम से एक तार्किक परिणाम तक हम लोग को क्या पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला जा रहा है कि समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति
किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक क्या है प्रभावी रणनीति माना गया है। तो इसका क्या हो जाएंगे लैंगिक या जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए। लैंगिक या जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए जिसके अनुसार क्या होती है महिलाओं घर के अंदर परिवार के संबंधित घरेलू कार्य करेगी। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है जो पहले की अवधारणाएं चलती आ रही है ना, पहले से जो अवधारणाएं चलती आ रही है जिसमें हमेशा बोला जा रहा है कि जो महिलाएं होती है जो हमेशा घर के ही काम करेगी घर के अंदर, और पुरुष है जो घर के बाहर सभी कार्य को करेंगे है ना, उनकी जिम्मेदारियां का क्या करेंगे वहन करेंगे। अतः रूढ़िवादिता एवं परस्पर की सोच को बदलने के लिए समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों है ना, कहानियाँ और क्या बोला जा रहा है कहानियाँ और कहानियाँ एवं कतरनों का क्या होता है इसमें चयन होता है और उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 पे। बोला जा रहा निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। एक तरफ इसका वर्णन दिया गया है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका क्या हो जाएंगे इसको देखिए इसका हो जाएंगे सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का क्या हो जाएंगे अभिविन्यास, क्योंकि इसमें इस अवस्था में बच्चे दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे हैं जो उसमें आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाओं के प्रमुख कौशलों में से एक होते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता हो जाएंगे। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। तो इसमें हो जाएंगे बच्चों को गैर उपलब्धि वाले निम्न उपलब्धि वाले औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना एवं उसको क्या करना नाम देना है ना। इसका देखिए कोड दिया हुआ इसका कोड क्या हो जाएंगे 2 3 4। इसका कोड क्या हो जाएंगे 2 और 3 4। एक बार फिर से इसको देखिए 2 3 4 यानी मूल्यांकन के लिए क्या होना चाहिए। तो इसका हो जाएंगे ये नहीं फर्स्ट नहीं होंगे 2 हो जाएंगे। देखिएगा इसको फिर से एक बार कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करना सुधार करना। उसके साथ समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं। 4 क्या हो जाएंगे कि बच्चे की क्षमताओं एवं
संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ क्या करना, चर्चा करना है ना, कि बच्चे में क्या क्या क्षमता है, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, उसकी सोच क्या है, वो कितना सशक्त है सीखने में या किसी काम को करने में। तो ये सारी चीज़ों को किससे पता करना है, माता पिता से, उसके बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं, इसमें अदा करते हैं। तो इसका क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 यानी इसका सही हो सकते हैं। मीडिया हो जाएंगे, विद्यालय हो जाएंगे, उसके बाद परिवार हो जाएंगे, उसके बाद पास पड़ोस के लोग हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, मीडिया, विद्यालय, परिवार और उसके आस पास पड़ोस के क्या हो जाएंगे, लोग। क्योंकि पास पड़ोस के वातावरण, विद्यालय, सारी चीज़ें जो होती है, व्यक्तिगत संवर्धन इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितनी सारे हैं जो व्यक्तिगत संवर्धन, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। क्वेश्चन नंबर 21। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से इसका वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका विशेषताएं देखिए, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की एवं प्रक्रिया करने की योग्यताएं। तो हो जाएगा अंतरा व्यक्तित्व, है ना। क्या हो जाएंगे, अंतरा व्यक्तित्व। इसमें हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो वो 9 प्रकार की बुद्धि का निर्माण किया है। 9 प्रकार की बुद्धि के निर्माण किया है, जिनमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि भी शामिल है। इस बुद्धि की मुख्य विशेषता दूसरों की क्या करना है, मनोदशा, उसका स्वभाव को, प्रेरणा, उसके बाद अभिप्राय, ये सारी ये चीज़ें उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रक्रिया करने में क्या होती है, करने की योग्यता होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतराव्यक्तित्व, है ना, अंतराव्यक्तित्व। ठीक है, क्लियर होंगे सभी को। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। अनेक शोध या अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन का पता लगाना। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसका क्या हो जाएगा कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। यह शिक्षण में क्या है, एक लिंग पक्षपात का उदाहरण माना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख माना गया? इसका क्या हो जाएंगे? इसका आंसर पर चलते हैं। आंसर हो जाएंगे प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। क्या हो जाएंगे? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं उसकी संभावना में क्या करना है? हमें विश्वास करना है। इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त क्या मिल सके, उन अवसर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण होती है? तो इसको देखिए, इसका हो जाएंगे वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, है ना। वंशागत कारक के साथ साथ और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी होना ज़रूरी होता है ना। हेरिडिटी के साथ इन्वायरमेंट का भी होना बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। उसमें सामाजिक स्तर का सामाजिक परिवेश इत्यादि क्रियाएं होती है जिसके साथ पर्यावरणीय और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। बोला जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र के साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। इसमें क्या होना चाहिए? एक्टिव रूप से, है ना। इसमें होना चाहिए सक्रिय रूप से आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि एक समान, है ना, कक्षा, एक समान कक्षा होता है। तो इसका हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना जिसके द्वारा इसमें विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे अंधे बालक, मंदबुद्धि बालक या बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि या शैक्षिक स्तर योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है ना। बुद्धि लब्धि या शैक्षिक योग्यताओं में ध्यान में रखकर किया जाता है। तो समावेशी कक्षा होता है जिसमें सभी को एक समान शिक्षा को क्या करना, प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युगों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान जो युग में से उसमें से कौन सा सही माना जा रहा है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका हो जाएगा कि पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने की कमी। इसमें पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो होते हैं उसमें धारा प्रवाह लिखने एवं पढ़ने में उसमें क्या होती है? कमी होती है। शिक्षा में बालकों की पठन अक्षमता अधिगम और भिन्नता को संदर्भित करती है। पठन अक्षमता है जो क्या करती है? बालकों में वो अधिगम भिन्नता को संदर्भित करती है। ऐसे अधिगमकर्ता सामान्य बालकों की अपेक्षा बोलने, पढ़ने या लिखने में क्या होती हैं? क्या होती है? असक्षम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
इसको देखिए, एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता माना गया है? तो इसके हो जाएंगे सृजनात्मक बच्चों की। इसका क्या हो जाएगा? सृजनात्मक बच्चों की प्राथमिक विशेषता माना गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। दृश्य रूप से बाधिक विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? दृश्य रूप से बाधित है ना, जो देख नहीं सकता, उसके वो विद्यार्थी के साथ एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन को अनुकूलन करना चाहिए? तो उसका हो जाएंगे स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, है ना। स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में उसको क्या करते हैं? प्रयोग करना चाहिए, ताकि वह बच्चों उससे छूकर अनुभव कर सके। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कथन 1, कथन 2 निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? कथन 1 दिया गया, कथन 2 में निम्नलिखित विशेषताओं में किसकी वर्णन करते हैं? तो इसका हो देखिए क्या दिया गया कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। उसके बाद ठीक है, यह जो वनस्पति है जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शंकुधारी वन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन, है ना। जो कहाँ पे? ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका में, है ना। ज़्यादातर ये उत्तरी अमेरिका में, अलास्का, उसके बाद अलास्का, कनाडा, यूरोप में स्वीडन से साइबेरिया तक का क्षेत्र में शामिल है। पहला स्टार्ट होता है उत्तरी अमेरिका से और ये कहाँ तक? स्वीडन के साइबेरिया तक ये क्षेत्र क्या होती है? विस्तृत है, जिसको हम लोग बोलते हैं शंकुधारी वन। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा है जो ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं मानी जाती है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? भूमि है जो कृषि के लिए इस क्षेत्र में तर्कन और दहन की कृषि की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, तो भूमि के लिए इस क्षेत्र में तर्कन और दहन की कृषि की जाती है, ये विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता की बात करते हैं तो डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से अनाच्छादित है, ये ठीक है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक यानी चाप झील चिन्हित है, ये भी हो जाएंगे चाप झील। उसके बाद बात के मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक होते हैं। मैदानी क्षेत्र में जो होते हैं जनसंख्या घनत्व होते हैं जो क्या होते हैं? अति अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि जो तैराक जो होते हैं वो क्या होते हैं? नमक की मात्रा की अधिकता सागर को क्या बनाती है? सघन बनाती है। मृत सागर में तैराक है जो तैर सकते हैं क्योंकि नमक की जो मात्रा के अधिकता के कारण वो सघन बनाती है। सागरीय जल में उसमें क्या होते हैं? लवणीय होती है, क्योंकि उसके अनुपात उसको हम लोग सागरीय लवणता कहते हैं।
सागरीय जल में लवणों की मात्रा सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, जिसमें नमक बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि सागर सघन बनता है। यही कारण है कि मृत सागर में तैरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग। ठीक, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका क्या हो जाएंगे सही, एक गलत है, बाकी बी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। यानी भूमि उपयोग है जब मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के लिए क्या होती है निर्धारित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। रक्षक मेखलाएँ मदद करती है। रक्षक मेखलाएँ हैं जो मदद करती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। इसमें क्या होता है कि खेतों में कतारों में पेड़ लगाकर पवन की गति को हम कम कर सकते हैं और मृदा अपरदन को हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसको हम रक्षक मेखला बोलते हैं। 36 पे आते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को इसमें कौन है जो निर्धारित करता है। तो इसका हो जाएंगे समय। इसका क्या हो जाएगा समय, क्योंकि मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं समय के अनुसार होती है। मृदा के पुनः विकसित होने तथा विनिष्ट होने एवं पुनः नवीन निर्माण जो होने का चक्र जो होता है वो समय अनुसार ही होता है। सभी दिशाओं के अनुकूलन मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है, तो समय हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, इसको बोलते हैं सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। जो क्योंकि पर्यावरण में जितने सारे वस्तुएं हैं हमारी आवश्यकता अनुसार को क्या करता है, पूर्ति करता है। सांस्कृतिक रूप से जो प्रयोग की जाती है उसको संसाधन कहलाती है ना। जो सांस्कृतिक रूप से प्रयोग की जाने वाली चीज़ें होती है वो संसाधन होती है। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में किया जाता है। वितरण के आधार पर हम बोलें तो इसको सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही हो जाएंगे। तो इसको हो जाएगा जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। क्या क्या हो जाएंगे, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। रूढ़िबद्ध धारणा को क्या कर रहा है, ये चुनौती दे रहा है। तो महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। ये क्या कर रही है, ये रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है।
निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार। इसमें क्या हो जाएंगे? महिलाओं के लिए मताधिकार। अगर मताधिकार की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड मताधिकार की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने 1893 में 1893 महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से स्टार्ट हुआ था? 1926 से 1926 से 1926 से भारत में, और 1893 में न्यूजीलैंड में पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। बोला जा रहा है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही माना जाए? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है जातकों के विषय में? चलिए इसको देखते हैं। जातक इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया, उनका संकलन किया गया। ठीक है, अब पे आते हैं आईने अखबारी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अखबारी के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसके हो जाएंगे यह अकबर के प्रशासन के विविध असवर पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण को क्या करता है? वो प्रस्तुत करता है। आईने अखबारी जो बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा, है ना। आईने अखबारी की बात करते हैं तो ये अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गया था। यह पुस्तक 3 भागों में बाँटी है। इसका तीसरा एवं अंतिम भाग आईने अखबारी कहलाता है। इसको आईने अखबारी भी 5 भागों में बांटा गया है। आईने अखबारी को भी 5 भागों में बांटा है। आईने अखबारी में अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में सांख्यिकीय विवरण का क्या करता है? प्रस्तुति करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? तो इसका हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की रचना गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। गुरु अंगद गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद थे जो गुरु नानक के शिष्य थे तथा सिख धर्म के अनुसार बात करें तो ये दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, जिसने गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी। गुरुमुखी लिपि जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है। गुरुमुखी लिपि की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एथेनियन है ना लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है तो निगेटिव है, तो निगेटिव क्वेश्चन आंसर ढूंढना है हमको। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक जो विशेषता है जो इसकी नहीं है? तो इसका क्या हो जाएंगे? एथेनियन 30 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, है ना। तो ये गलत हो जाएंगे, इसके ये निगेटिव है। उसके बाद देखते हैं इसका कि मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ये सही है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ये भी सही है, क्योंकि एथेनियन लोकतंत्र जो थी एक ग्रीक थी, यूनान वहाँ पे ये क्या थी? प्रचलित थी। इस लोकतंत्र में कई पदों पर नियुक्तियां की जाती थी जो लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। इसमें सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपने सेवाएं देनी होती थी।
क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इसका हो जाएंगे, उन्होंने हार स्वीकार की एवं उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई, है ना। उन्होंने हार स्वीकार की, उन्हें पुनः शासन करने के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46। मिलान करना। एक तरफ क्या है, काला रूप, एक तरफ नामावली। एक तरफ काला रूप दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है, नामावली उसका। चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएंगे 4 1 2 3, 4 1 2 3। इसको मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको देखिए थोड़ा आप लोग। इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं ताकि इसको मिला सके। चलिए इसको मिलाते हैं एक करके 4 1 2 3 के साथ। 4, पहला का 4 हो जाएंगे, यानी कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायता थी। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायता तो इसका क्या हो जाएंगे 4। इसका हो जाएंगे तैल चित्रकला, इसको बोलते थे तैल चित्रकला। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका फिर बोला जा रहा है कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भू दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो इसका क्या हो जाएंगे, नया नाभी राम हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्य पूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। तो इसका 2 हो जाएंगे ना। इसका 2 में क्या हो जाएंगे, रूप चित्रण। इसका क्या हो गया, रूप चित्रण। ठीक है, इसका ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो इसका क्या हो जाएंगे, इतिहास चित्रकला। इसको हम लोग बोलते हैं इतिहास चित्रकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारियों केंद्र में हुआ था? तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता में। सूरत, मद्रास और कलकत्ता, है ना। यानी बात करते हैं सूरत तो बम्बई में सूरत, मद्रास और बंगाल में कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48। कथन 1 कथन 2 दिया गया है और बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का इसका चयन करना है। चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं 48 का। 48 का क्या होंगे, इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी पहले देख लेते हैं इसका एक। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद बोला जाए कि महान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास शामिल हुआ।
ये भी सही हो जाएंगे। एक मिनट, इसका क्वेश्चन थोड़ा फिर से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। इसका सही उत्तर का चयन करना। तो इसका क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाए, दोनों गलत हो जाएंगे। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इसका गलत हो जाएंगे। बात करते हैं बौद्ध, जो कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, सभी को पता लगभग, है ना। तो जिसमें बताया गया था कि हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्वों की भी पूजा की जाती थी। मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति वे जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति के दुखों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, उसको हम लोग बोधिसत्व कहलाते थे। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों कथन क्या है, असत्य हो जाएंगे। क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ये अभी कथन पे विचार करना है और सही कथन का क्या करना है, चयन करना। इसका कथन क्या क्या है देख लेते हैं। ए और बी दोनों क्या है, दोनों है जो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। कैंसर हो जाएंगे। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीयों के इलाकों के लिए थी। सही हो जाएंगे। सेकेंड आते हैं। महलवारी में गांवों का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। क्लियर हो गए होंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है तो हो जाएंगे दरगाह के रूप में। इसको क्या हो जाएंगे, दरगाह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया। ये हो जाएगा रामानुजाचार्य के द्वारा। ये किनके द्वारा हुआ था, रामानुजाचार्य के द्वारा 11वीं शताब्दी में, जिसके अनुसार ईश्वर, जगत तथा जीवों को तीनों को ही सत्य माना है। इन्होंने ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को मोक्ष के लिए अधिक प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का क्या करना है, इसका चयन करना। तो एक गलत है, इसका क्या हो जाएगा, एक गलत है और दो बी में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी यह एक क्या थी, फौजदारी अदालत थी, ये गलत हो जाएंगे। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो ये सही हो जाएंगे। तो ये एक फौजदारी अदालत नहीं थी, एक बात करें तो एक दीवानी, है ना, ये दीवानी अदालत थी। ये क्या थी, एक तरह से दीवानी अदालत। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1772 ईस्वी में ये क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53। गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर से क्या बोला जा रहा है कि अभिप्राय है।
इसका क्या हो जाएगा, किलेबंद, किलेबंद बसाब जहाँ सैनिक रहते थे। किलेबंद बसाब जहाँ पे क्या रहते थे, सैनिक रहते थे। ठीक है। 54 पे आते हैं। कथन एक में है कि ए में क्या है, जब लंदन में अपराह्न के समय 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय क्या होगा, कथन दिया गया है। उसके बाद कारण में देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ए और दोनों सही है, और है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। 55 पे आते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना। कथन पर विचार करना और सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना। चलिए बी में देखते हैं इसका क्या है। ABC सब सही है। ABC और सभी सही हो जाएंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये भी सही है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम चयन करना, यानी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से किधर की ओर, ऊपर की ओर शुरू करना है। सबसे नीचे में बोलते हैं क्षोभ मंडल, फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद सेकंड में समताप मंडल, थर्ड में आ जाएंगे मध्य मंडल। फिर उसके बाद 4 में आ जाएंगे वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। नंबर 5 में क्या आ जाएंगे, बहिर्मंडल। ठीक है। पहले समताप मंडल हो जाएंगे, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ समताप मध्य, यहाँ तक याद रखिएगा। क्षोभ समताप मध्य, उसको वाह और बहिर। ठीक है। क्वेश्चन हम आते हैं 57। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से इसकी होती है, तो हो जाएंगे पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। इसमें एक घूर्णन भी होती है। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमा है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमा करते हैं। इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। दोनों गति के कारण क्या होते हैं, दिन और एवं ऋतु परिवर्तन होती है। घूर्णन के गति के कारण दिन रात, परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं क्या होती है, परिवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन प्रमुख संगठन है। प्रतिशत के अनुसार तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे नाइट्रोजन, 78 पॉइंट कितना हो जाएंगे, 8 लगभग % हो जाएंगे। 78.8% हो जाएंगे नाइट्रोजन। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि गैसें। 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा कथन सही है, चलिए इसको देखते हैं। ए और सी सही हो जाएंगे। इसमें ए और सी हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। ठंडी धाराएं ध्रुवीय उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ये सही है। जो ठंडी धाराएं हैं जो ध्रुवीय उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, इधर से और निकल के इधर की ओर।
उसके बाद बोलते हैं लेब्राडोर एक गर्म धारा। नहीं, लेब्राडोर क्या होती है? लेब्राडोर की बात करते हैं तो एक ठंडी जलधारा है ना, ठंडी जलधारा। नंबर सी आते हैं जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये भी सही है, क्योंकि बात करते हैं तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म धारा एक ठंडी धारा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को गर्म जलधारा, अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होने वाली की बात करते हैं तो ये गर्म जल धारा हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विषुवत रेखा हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों की जलीय सतह तापमान में वृद्धि हो जाती है। जबकि बात करते हैं ध्रुवों से किधर की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, इधर की ओर विषुवत रेखा की ओर अगर आती है तो क्या हो जाता है, उसकी ओर बहने वाली जलधारा ठंडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएंगे हिमोड़, इसको क्या हो जाएंगे हिमोड़। 61 पे आते हैं। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 पे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, इसमें क्या हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन होना चाहिए। 63 पे आते हैं। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो इसका हो जाएंगे ABC तीनों पे, यानी एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना। तो ये क्या आ जाएंगे, तीनों हो जाएंगे सही। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही माना गया? तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएंगे, यानी A और D सही हो जाएंगे, यानी दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। उसके बाद ए में क्या बोला जा रहा है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। तो ए और डी सही हो जाएंगे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में। क्वेश्चन हमारे आते हैं 65 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? तो हो जाएंगे मुजफ्फर आलम। निम्नलिखित में से किसके लिए लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? तो मुजफ्फर आलम एक इतिहासकार और अध्यापक हैं जिन्होंने प्रमुख साहित्य स्रोतों को पढ़कर प्रमुख विषयों के संबंध में अपनी बातों को रखा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? किस स्रोत को प्रयुक्त करना क्या हो जाएगा गलत? तो लघु चित्रकारी, बाकी शिल्पकार हो जाएंगे, गुप्त चित्रकारी हो जाएंगे, हस्तलिपियाँ हो जाएंगे, ये सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पे। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन से उप विषयों वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएंगे ए अभी दोनों में से कोई नहीं, यानी व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील नहीं होंगे, समता के मुद्दे, तो ये दोनों में से कोई नहीं होंगे।
क्वेश्चन आते हैं 68 पे। भू उपयोग प्रतिरूपों के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों में चर्चा कीजिए। बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो हो जाएंगे इसका वर्गीकरण करना। सामाजिक विज्ञान का क्या हो जाएंगे, इसका वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 पे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु के छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। अगर सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। विषय वस्तु पर क्या करना है हमको, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाना। क्योंकि किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्तचित्र अथवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। इसमें कलात्मक अभिनय या मनोरंजन के साथ वृत्तचित्र विषय या उद्देश्य पर अधिक ध्यान रखा जाता है। इसमें हमारे जीवन में प्राकृतिक वनस्पति अन्य जीवन का कितना अधिक महत्व है, इसे समझने के लिए मनोरंजन की जगह विषय उद्देश्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना उचित होगा। क्वेश्चन होते हैं 70। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के कार्टून की भूमिका क्या है। कार्टून की क्या भूमिका होती है। तो हो जाएंगे मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। कार्टून की भूमिका की बात करें तो मूलभूत मामलों को उठाकर इनसे क्या करना, जोड़ना। 71 पे आते हैं। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए बी कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं। ए में यदि प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है तो करती है, प्रत्येतु सभी को मत देने का अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, ए में बोला जा रहा है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को बोला जा रहा है कि इसमें सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है ना। तो ये सही हो जाएंगे, सॉरी ये गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे और बी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ए और बी, सरपंच और वार्ड सदस्य। इसमें सरपंच हो जाएंगे और वार्ड सदस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 पे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो इसको हो जाएंगे भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। पटवारी लेखापाल का क्या काम होता है कि भूमि को मापना और आलेख जो होती है उसको क्या करता है, उसको सुरक्षित रखना। इसकी शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम कब हुई थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। बाद में अकबर ने भी इसे क्या रखा था, जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो स्थानीय शहर प्रशासन के काज के संदर्भ में सही है। तो इस हो जाएंगे शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषद की समितियां बनती है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषद की समितियां बनती हैं, ये सही हो जाएंगे। यह भी सूची पर विचार करना। ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, बी में विभिन्न प्रकार के ऋण है। इसका सूची में क्या हो जाएंगे, देखिए कुट ए का 1, बी का 3, सी का 2, A 1 3 2।
इसका क्या हो जाएंगे 132, यानी 1 3 और उसके बाद 2 हो जाएंगे। कृषि श्रमिक क्या हो जाएंगे स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, ठीक है। स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग बड़ा बड़ा किसान हो जाएंगे। कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। मध्य किसान हो जाएंगे उर्वरक कीटनाशक और बीज हो जाएंगे, उर्वरक कीटनाशक और बीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो इसको हो जाएंगे सौदागर द्वारा। इसका विकल्प की सहायता से देखते हैं। इसका विकल्प क्या दिया गया है कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकरों से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। इसको बोलते हैं दादन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 77, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएंगे इसका आंसर BCDE और A, BCDE और A। तो पहले क्या हो जाएंगे बी, फर्स्ट नंबर में बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है, ठीक है। बी के बाद सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, ठीक है। क्या क्या था 1 2 BCDE और A। उसके बाद डी में आइए। उसके बाद डी में क्या आ जाएगा, डी में क्या आ जाएगा डी नंबर 3 पे एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। नंबर 3 आ जाएंगे। उसके बाद ई में आ जाएंगे विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। नंबर 4 में आ जाएंगे। लास्ट में नंबर 5, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। नंबर 5 आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 78, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो इसका हो जाएंगे उच्च न्यायालय। इसका क्या हो जाएंगे उच्च न्यायालय में। 79, भारतीय संसद पर भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ए और बी कथनों पर क्या करना है विचार करना है। चलिए इसका कथन देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा केवल बी सही हो जाएंगे, केवल बी है जो सही है। इसका कथन देखते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, ये गलत है। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है, ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। नीचे दिए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में से भारतीय राज के अर्थ को प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प का चयन करना है।
तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसका क्या हो जाएगा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस केंद्रीभूत होना चाहिए? इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो इसका कथन देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे? ए अभी दोनों पे, यानी बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, यानी ये अभी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, उन्हें क्या करना है? पहचानना है। दो कथन इसमें गलत को देखते हैं, इसका बी और सी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है, तो ये गलत हो जाएंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 पे। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? इसका हो जाएगा सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। सापेक्ष महत्व का निर्माण करवाना। एटी 84 पे आते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? केवल एक सही हो जाएंगे। इसमें केवल क्या हो जाएंगे? एक है जो सही हो जाएंगे। यानी प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। एटी 85 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो इसका हो जाएंगे ए अभी दोनों में से कोई नहीं, ए और बी में से कोई नहीं। यानी जानकारी का स्मरण करने से अब धारणात्मक विकास होता है, नहीं हो जाएंगे। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये भी क्या हो जाएंगे? इसका नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में स्मरण करना अवधारणा विकास नहीं होता है, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य और अनुप्रयोग के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के अवसरों को भी एक मूल प्रदान करता है, तथा तथ्य यह है कि सदैव अनिश्चित होता है। इसमें समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहता है, अतः यह दोनों क्या हो जाएंगे? असत हो जाएंगे। 86 पे आते हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? सर्वोत्तम अभ्यास की बात करते हैं तो इसमें पशु आधारित उत्पादकों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ठीक है। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो जो विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 88। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समान स्वरूप के कौन से कार्य के सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो इसका ए, सी और डी है ना, ए, सी और डी। यानी छोटे समूह की परियोजनाएं, छोटे समूह की क्या होगी? परियोजनाएं होगी। उस पर प्रश्नोत्तरी प्रयुक्ताएं होगी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होगी। उसके बाद समुचित चित्र बनाना, यानी कोलाज बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? किस कुशलता पर आप क्या करेंगे? बल देंगे। तो परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष कर। परिस्थितियों का क्या करना है? अनुमान और निष्कर्ष कर। इसका क्या? उसकी क्षमता ही विद्यार्थी की कुशलता का परिचायक होता है और उसको हमेशा उसकी संपन्नता और कार्यशैली पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, भाषा भाग 3 भाषा का क्वेश्चन। पहले एक गद्यांश दिया गया है, उसके पढ़कर क्वेश्चन को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि आज शिक्षा की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही। ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। ठीक है, पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता की सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। उसके बाद बोला जाए कि भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व और विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है।
ठीक है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक क्या प्रणाली है, ऐसे प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्त दिला सके, परंपरागत ढांचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पुनर्निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकार करना आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मूल्यांकन के बारे में बोला जा रहा है कि सत्य नहीं है, तो हो जाएंगे इसका निश्चित ढांचा होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। समास की दृष्टि से कौन सा पद है जो शेष से क्या बोला जा रहा है कि भिन्न, तो दिन प्रतिदिन। बाकी भाषा, शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग, चेतना सब एक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 93। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो शिक्षार्थी और छात्र। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और अप्रत्यय से हुआ है, तो सह और ता। अनुच्छेद में आगे क्या लगा है, इसका सह है जो एक उपसर्ग है, ये वाला। ता है जो एक क्या है, प्रत्यय है जो लास्ट में लगा है। अनुच्छेद में प्रयुक्त समाकलन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो समसामयिकी। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका क्या हो जाएंगे, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 97। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है, तो पाठ के भीतर से उभरने वाली। 99। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएंगे, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, तो लय और प्रवाह दोनों। कहानी के द्वारा लेखक विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखिए, निहित कथा सूत्रों का पलबन है ना, इसमें क्या हो जाएंगे, निहित कथा सूत्रों का पलबन। ठीक है। 101 से 105 है। एक काव्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्न को क्या करना है, उत्तर देना है। पढ़िए काव्यांश को, देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो। चिल्लम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 100। अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण पूछा है, तो अभी क्या है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अंधकार के सिमटकर
बैठे होने का कारण अभी क्या हुआ, सूर्यास्त नहीं हुआ, यानी सूरज का उदय नहीं हुआ, सॉरी सूरज का अंत मतलब अभी नहीं हुआ, मतलब सूरज अभी डूबा नहीं है। 101 अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का क्या कारण है? तो हो जाएंगे सुनते हो की आवाज़, सुनते हो की आवाज़। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सही सभी शब्द गल्ला के समानार्थी है? तो गल्ला होगा, रेबड़ हो जाएंगे, झुंड हो जाएंगे, भीड़ हो जाएंगे, रेला, ये सारे उसके समानार्थी शब्द हैं। रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। कविता में दो समानार्थी शब्द है। कविता में दो क्या बोला जा रहा है कि इसमें समानार्थी शब्द दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा तत्भव, अलंकार और अंधेरा में दूसरा तत्भव है। 104 पे आते हैं। शाक का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? तो मोर की आवाज़। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। खिले पलाश के जो वन होते हैं जो आग के समान होते हैं या समान दिखते हैं। छोड़। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि की भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में प्रयुक्त किया जाए। तो हो जाएगा भाषिक और साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि की भाषा साहित्य एवं अन्य विषयों के शिक्षण युक्त में क्या उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 107। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन की औचित्य नहीं है। तो इसका हो जाएंगे हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं 100। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने व भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त है डैश। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या हो जाएंगे? पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है ताकि विद्यार्थियों को उन क्रियाओं के माध्यम से शीघ्र ही विषय को समझ सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका हो जाएंगे नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने प्रश्न चित्र में क्या करना है? प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न को उत्तर बच्चों को मौलिकता और भाषा संबंधी ज्ञान का सरलता से आकलन किया जा सकता है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो इसका क्या हो जाएगा? समृद्ध भाषा परिवेश। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ताकि हो जाएंगे समृद्ध भाषा परिवेश, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं की स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को मातृभाषा को प्रयोग को स्वीकार करें। शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग स्वीकारना चाहिए। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किससे ग्रसित है। लिखने पढ़ने में ग्रसित होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, है ना। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो इसका हो जाएंगे हिंदी भाषा का साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्रियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। मुख्य अंतर का इसमें आधार मायने नहीं माना जाता। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में व्याकरण का कोई आधार नहीं है इसमें, क्योंकि वह भाषाई परिवेश या स्वाभाविकता तथा सहज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका संबंध बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का और औचित्य क्या है? तो इसका हो जाएगा भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। इसका हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। इसका क्या हो जाएगा? संदर्भ में व्याकरण, क्योंकि आना प्रत्यय से बनने वाला 4 सार्थक शब्द लिखिए में क्या है कि संदर्भ में व्याकरण का पोषित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्यिक विधियों से बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो साहित्यिक विधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्या कहते हैं? उपयोगी पाते हैं। तो हो जाएंगे आगमन विधि। आगमन विधि में हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग पाते हैं, क्योंकि इस विधि में विभिन्न उदाहरणों के संबंध में चर्चा करने के पश्चात नियम बताते हैं। यानी पहले हम लोग उदाहरण बताते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। एक निगमन विधि होता है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसका उदाहरण दिया जाता है, उसको हम लोग निगमन विधि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। आज का लास्ट क्वेश्चन है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश क्या है? बोला जा रहा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर
भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण का क्या है, तो हो जाएंगे उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य। आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।